नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका प्लॉट वर्ड्स में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं वो कोई आम फिल्म नहीं है। यह इनसाइड जॉब एक डॉक्यूमेंट्री है जो यह बताती है कि दुनिया की 2008 की सबसे बड़ी आर्थिक तबाही, आर्थिक तंगी किस तरह कुछ ताकतवर लोगों के लालच और भ्रष्ट सिस्टम की वजह से। तो एक बेकार डील है। यह मुझे लेट जून में एक ईमेल में आया था। हाँ, वो और भी आपने ट्रांजैक्शन टिम्बरवुल्फ के बेची। बाद। नहीं, आपने उसके बाद भी टिम्बरवुल्फ बेचे थे। हमने उसके बाद ट्रेड्स किए थे। हाँ, ओके। अगला ईमेल है, ये देखिए, जुलाई 107। सेल्स फोर्स को कहा गया है अभी टॉप प्रायोरिटी है टिम्बरवुल्फ। आपकी टॉप प्रायोरिटी बेचना है वह बेकार डील। अगर आप अपने क्लाइंट के हित में नहीं सोच रहे तो क्या आपका फर्ज नहीं है कि आप अपने क्लाइंट को बताएं, उसे अपने असली इरादों के बारे में बताएं? यह मेरा सवाल है। मिस्टर चेयरमैन, मैं बस माफ कर दीजिए, हमने जानबूझकर नहीं किया। हम ऐसा फिर नहीं करेंगे, भरोसा रखो। वैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके बैंक से चोरी की थी और वह भी यही कह रहे हैं। अरे कृपया हमें माफ कर दें, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। 2009 में एक तरफ जहां बेरोजगारी का स्तर 17 साल में सबसे ऊंचा था, वहीं मॉर्गन स्टैनली ने अपने एम्प्लॉइज को $1400 करोड़ से भी ज्यादा दिए और गोल्डमैन सैक्स ने $1600 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया। 2010 में बोनस और भी ज्यादा थे। एक फाइनेंशियल इंजीनियर को एक असली इंजीनियर के मुकाबले 4 से लेकर 100 गुना ज्यादा तनख्वाह क्यों मिलनी चाहिए? एक असली इंजीनियर ब्रिज बनाता है और एक इस फिल्म को ऑस्कर भी मिला है क्योंकि इसने वो सवाल पूछे जो आम आदमी कभी पूछ ही नहीं पाता है। पैसे का सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है। मान लीजिए आप मेहनत करके पैसा कमाते हैं, आप पैसा बैंक में रखते हैं। बैंक उस पैसे का क्या करता है? आपका पैसा किसी और को लोन के रूप में देता है और उस पर ब्याज कमाता है। अब तब ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बैंक जरूरत से ज़्यादा लालची हो जाता है। जैसे बैंक सोचने लगे अगर थोड़ा रिस्क ले लिया जाए तो प्रॉफिट कई गुना बढ़ाया जा सकता है। यहीं से डिजास्टर की नींव पड़ती है। डीरेगुलेशन। पहले अमेरिका में बैंक्स पर सख्त नियम थे कि बैंक्स सब कुछ अपना लोन नहीं दे सकता है। कुछ बैंक्स को रखना पड़ता था, जैसे 70% लोन दे सकती है और 30% बैंक्स अपने पास पैसा रखेगी। लेकिन 1980 और 1990 के दशक में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने रूल को थोड़ा कमजोर किया और कुछ रूल्स तो हटा ही दिए गए। इसे ही डीरेगुलेशन कहा गया। मार्केट खुद को संभाल लेगा। कुछ लोग समझते थे, वहाँ के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर बैंकर थे वो समझते थे कि मार्केट अपने आप को खुद संभाल लेगा, लेकिन मार्केट ने खुद को संभाला नहीं बल्कि सिर्फ अमीर लोगों को संभाला। अमीर लोग जो पैसा लेते थे वो अपने उससे प्रॉफिट कमाते थे और वो पैसा अगर डूब गया तो डूब गया। वॉल स्ट्रीट की ताकत। वॉल स्ट्रीट क्या है? अमेरिका की स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है। जैसे इंडिया में BSE NSE है, वैसे अमेरिका में वॉल स्ट्रीट है। वॉल स्ट्रीट बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, बड़े ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े CEO हैं। एक ही इनका गोल था, प्रॉफिट किसी भी तरीके से ज़्यादा बनाया जाए और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उनके ऊपर कुछ भी नहीं हो। मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने शॉर्ट टर्म पैसा कमाया, लॉन्ग टर्म नुकसान आम जनता पर छोड़ दिया। यही इनसाइड जॉब का सबसे बड़ा आरोप है। सब प्राइम लोन्स। सबसे खतरनाक धोखा तो तब हुआ जब आम लोग सबसे जरूरी हिस्सा भूल गए। बैंक्स ने ऐसे लोगों को लोन देना शुरू कर दिया जिनके पास लोन चुकाने की क्षमता ही नहीं थी। इन्हें कहा गया सुप्रीम लोन्स। बैंक जानते थे ये लोग पैसा नहीं लौटाएंगे, फिर भी उन्हें लोन क्यों दिया गया? क्योंकि बैंक उस लोन को आगे बेच देता था, रिस्क किसी और का हो जाता था और प्रॉफिट बैंक का होता था। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तब आई जब रेटिंग एजेंसीज की बेईमानी इसमें सामने आने लगी। और सवाल आता है इतना रिस्की लोन को सेफ कैसे बताया गया? आंसर साफ था कि रेटिंग एजेंसीज जैसे मूड्स, स्टैंडर्ड एंड पुअर। प्रॉब्लम्स ये थी कि इन्हें पैसा बैंक्स देते थे, यानी जो क्लाइंट्स पैसा दे रहा है उसी को अच्छा रेटिंग देना।
जैसे कि हम आपको पैसे दे देते हैं तो रेटिंग एजेंसीज मुझको अच्छी रेटिंग दे देती हैं। जब अच्छी रेटिंग मुझे मिल जाएगी तो बैंक आसानी से लोन दे देगी। इसमें लोन बैंक वाले भी रेटिंग एजेंसीज को पैसे देते थे कि हर किसी को रेटिंग एजेंसी अच्छी दी जाए। इसी को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फाइनेंशियल वेपन। अब लोन को पैसे में बदला गया, फैंसी नेम दिए गए जैसे CDOs, डेरिवेटिव्स, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ये इतने कॉम्प्लेक्स थे कि इन्हें समझने वाला कोई था ही नहीं। डायरेक्टर्स इन्हें कहता था फाइनेंशियल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। 2008 में सब टूट गया। 2008 में लेहमैन ब्रदर्स कोलैप्स हो गया, पैनिक फैल गया, मार्केट पूरी तरह से कोलैप्स होने लगा। बैंक्स ने एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, कंपनीज बहुत सारी बंद हो गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इसमें नुकसान सबसे ज्यादा किसका हुआ? आम आदमी का। आम आदमी अपने घर खो बैठा क्योंकि बैंक्स लोन रिकवर करेंगे तो घर उनका ले लेते थे। नौकरियां खो गई लोगों की क्योंकि बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई थी। लोगों की सेविंग्स पूरी जब्त कर ली गई। बेल आउट जनता का, अमीरों के लिए नहीं। गवर्नमेंट ने बैंक्स को $1 ट्रिलियन दिए। गवर्नमेंट ने बैंक्स का लोन तो चुका दिया, उसको बहुत सारा पैसा दिया गया। कहा गया टू बिग टू फेल, लेकिन सवाल था टू बिग टू जेल क्यों नहीं? बैंक्स बच क्यों गए? लेकिन आम लोग नहीं बचे। सभी बैंक को, सभी बड़े बड़े इन्वेस्टर बैंकर्स को, किसी भी बैंकर्स को जेल नहीं जाना पड़ा। अमेरिका में ये क्राइम सिर्फ एक बैंक तक ही सीमित रह गया, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा ट्रबल किसको हुआ? आम जनता को। आम जनता इसकी सजा क्यों मिली? इतना बड़ा क्राइम हुआ लेकिन कोई CEO जेल ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि वही लोग पॉलिसी बनाते थे, वही लोग रूल बदलते थे। इसे ही कहा गया है रिवॉल्विंग डोर सिस्टम। दुनिया पर असर हुआ। क्राइसिस अमेरिका तक सीमित नहीं था, इसका इफेक्ट बड़े बड़े देशों, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स पर हुआ। यूरोप, एशिया, डेवलपिंग कंट्रीज, जो थर्ड नेशन कंट्रीज होती हैं, इनमें सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा। कंट्री जैसे ग्रीस, आइसलैंड ने तो बैंकर्स को भी जेल भेज दिया, लेकिन अमेरिका में कोई भी बड़ा बैंकर जेल नहीं गया। सब छोटे लोग परेशान हुए, सब आम जनता परेशान की गई। तो इस इनसाइड जॉब हमें क्या सिखाती है? इनसाइड जॉब कहती है या क्राइसिस गलती नहीं थी या चॉइस थी। अगर सिस्टम नहीं बदला गया तो हिस्ट्री फिर दोहराई जाएगी। तो दोस्तों, यह डॉक्यूमेंट्री हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए बनी है, क्योंकि जब आम आदमी सवाल नहीं पूछता है तो पावर सबसे खतरनाक बन जाती है। थैंक यू।